संपूर्ण भारत के छात्रगण जो भी एनसीईआरटी पैटर्न का पुस्तक का अध्ययन करते हैं और सीबीएसई बोर्ड में अध्ययन करते हैं, उनके लिए 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इतिहास विषय से सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय शानदार, रोचक और ठेठ बिहारी अंदाज में और आपको लाजवाब लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा है। और इस बार आपका चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। इसके भाग एक के तहत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 भाग में हो जाए, और नहीं तो हो सकता है कि ये तीसरा भाग मुझे देना पड़े। पहला भाग मैं शुरुआत कर रहा हूं बिना राग लपेट करके। लेकिन इससे पहले यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, भैया आपका अपना चैनल है, यू वॉन्ट हैव टू पे सिंगल रुपीज फॉर परचेजिंग इट और सब्सक्राइबिंग इट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स। आप अपने मित्रों को बोलो। और चलिए अब बिना राग लपेट के शुरुआत कर रहा हूं। औद्योगिक क्रांति से पूर्व का काल। औद्योगिक क्रांति से पूर्व का काल के बारे में ऐसा हम लोग मानते हैं कि औद्योगिकरण माने जब उद्योग की स्थापना हुई, जब श्रमिक उद्योग में आए और नए नए मशीन आए, बड़े बड़े मशीन आए, हम लोगों की धारणा ये है। लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड अर्लियर देन द, आपको उससे पूर्व में ही शुरू हुआ था। और औद्योगिकरण जो हम लोग देखते हैं, कारखाने का विकास या प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से पूर्व में ही शुरू हुई थी। पहले क्या करते थे कि व्यापारी गांव में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सामान के लिए, जैसे कपास की कटाई हुआ, उसका धागा बनाना हुआ, धागा को इकट्ठा करना हुआ, धागा को रंगना हुआ, या फिर कपड़ा तैयार करना हुआ, कपड़ा पर प्रिंट करना हुआ। फिर जब सब चीज तैयार हो जाता था तो उसको एकीकृत करके और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इसका अर्थ हुआ कि ये औद्योगिकरण से पूर्व भी, जिसको हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज हम कह सकते हैं, कि वो था, और जिसमें शहर और गांव दोनों के बीच अच्छा संबंध था। तो इसमें 17वीं और 18वीं शताब्दी में हम ये कह सकते हैं कि किसान और कारीगर से शहर के सौदागर जो है ये पैसा देकर के काम करवाने लगे, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये काम करवाने लगे। इसके बाद एक गिल्ड्स शब्द आता है। गिल्ड्स क्या होता था? ये एक खास पेशा से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे, और ये ऐसे व्यक्ति होते थे जो एक खास कार्य में सिद्धस्त होते थे, निपुण होते थे, और ये कारीगर को प्रशिक्षण भी देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण भी रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य भी तय करते थे, कोशिश करते थे कि हमारे पेशा में और दूसरे आदमी प्रवेश न करें, इसलिए वो उसमें मोनोपोली भी रखते थे, उसमें वो अपना एकाधिकार भी जमाना चाहते थे। तब मूल्य नियंत्रण से लेकर के प्रतिस्पर्धा से मानक लेकर के नए व्यक्ति आ नहीं पाए, और उसी में वो मजदूर को ट्रेनिंग देते थे, साथ में बंदिश भी लगाते थे। तो ये इसको गिल्ड्स कहा गया। ये बड़ी ही ताकतवर हुआ करते थे, ये शहर में रहते थे, इसलिए जो सामान्य सौदागर होते थे उनको गांव में जाकर के अपना काम करना पड़ता था, और गांव में ही वो अपना मैक्सिमम काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कराते थे। ये चलता था औद्योगिकरण से पूर्व का। लेकिन और इसी टाइम पर और इसी समय में, चूंकि ये जो गांव में काम होता था तो उसमें अलग अलग काम के आधार पर कुछ नया नाम भी आपको आरंभ हुआ, जिसको नेमिंग भी दिया गया, नाम भी दिया गया। जैसे एक है स्टेपलर। स्टेपलर का काम क्या होता था? ये ऊन को छांटते थे। दूसरा हुआ फूलर। ये क्या करते थे कि ये चुन्नट के सहारे, चुन्नट होता था चुनने वाला, चुन्नट के सहारे कपड़े का, इसमें कपड़े को समेटते थे, कपड़े को एक जगह करते थे चुन्नट के सहारे। इसके बाद आगे आपका कार्डिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कपास और ऊन कटाई के लिए उसको तैयार किया जाता था। तो आपने देखा कि यू विल फाइंड दैट कि देयर वर 3 न्यू वर्ड्स ऑन दैट टाइम। ये आपका शुरुआत हुआ, और ये कौन सा वर्ड है? एक स्टेपलर, दूसरा फूलर, और तीसरा आपका है हुआ कार्डिंग। अब लंदन जो था ये फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हो चुका था, कि और काम होता था गांव में, कटाई गांव में, इसके बाद धागा इकट्ठा करना गांव में, छपाई गांव में, या इसको हम कह सकते हैं कपड़ा तैयार करना गांव में। लेकिन अंतिम में जाकर के फाइनल मोहर, प्लेट, और जिसको कहते हैं कि सारा चीज फिनिशिंग टच, ये लंदन में होता था। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी कहा गया। किसको? लंदन को क्या कहा गया? फिनिशिंग सेंटर। याद रखना भैया 10th के छात्र। अब इसके बाद देखते हैं कि कारखाना का उदय कब और कैसे हुआ। तो कारखाना का उदय
ये हम जानते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ औद्योगिकरण का आरंभ, ये सब आदमी जानते हैं, आपको मालूम है। और ये 1730 ईस्वी के आसपास कारखाना खुला, लेकिन संख्या तेजी से जो बढ़ी वो कहते हैं कि वो 18वीं शताब्दी के आखिर में ये बढ़ी। शुरू में लोग बड़े कारखाना लगाने में हिचकते थे। शुरू में उनको ये डर रहता था कि कहीं मशीन गड़बड़ हो गया, कहीं मशीन खराब हो गया तो फिर हम ठीक कैसे करावेंगे, कहीं मशीन ना चला पाए, कहीं मशीन के लिए ट्रेंड हमको व्यक्ति चलाने के लिए ना मिला तो हमारी व्यवसाय फेल हो जाएगी, हमारा उद्योग फेल हो जाएगा। तो ये, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वर्कलोड बढ़ गया, मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, कपड़े की जरूरत बढ़ गई, या कपड़ा ने बल्कि और क्षेत्र में भी जरूरत बढ़ गई, तो इसके लिए उसमें स्पेसिफिक मशीन की आवश्यकता पड़ने लगी जो तेजी से काम करे, ज्यादा मात्रा में काम करे। तो उस स्थिति में ऐंठने के लिए, कताई के लिए, लपेटने के लिए नई मशीन आने लगी जो त्वरित काम करती थी, तेजी से काम करती थी और ज्यादा मात्रा में काम करती थी, ताकि मजदूर पर निर्भरता थोड़ा कम हो। लेकिन फिर भी अभी भी उद्योगपति डरते थे बड़ा कल कारखाना लगाने में। लेकिन फायदा उनको क्या हुआ कि अब एक ही छत के नीचे वो बहुत चीज कर सकते थे। उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी, गुणवत्ता पर ध्यान रखना, मजदूर पर नजर रखना कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई सामान तो गायब नहीं कर रहा है, कोई अच्छा से काम तो नहीं कर रहा है, कोई धीमा से तो काम नहीं कर रहा है, कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है, कोई रेपुटेशन तो नहीं खराब कर रहा है। अब क्या था कि नाउ द ऑल सेगमेंट ऑफ द वर्क्स वुड बी इंक्लूडेड इन ए सिंगल हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री के अंदर ये आ गया। फिर आते हैं कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार क्या थी उस समय। देखिए, ये था कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार धीमी थी। जो कारण क्या था कि वो डरते थे। उनका डर का बहुत सारा कारण था। एक कारण यह था कि कहीं मशीन खराब ना हो जाए, जो मैं पूर्व में बतला चुका हूं। दूसरा कारण यह था कि कहीं उद्योग सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, जो चीज में वो पहले ही से सफलीभूत थे उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते थे ये। और लेकिन फिर भी औद्योगिकरण का जो रफ्तार शुरू हुआ वो सबसे पहले शुरू हुआ सूती उद्योग में। सूती उद्योग में, कपास उद्योग में तेजी से फैला। ये आपको 1840 तक नंबर 1 पर था। माना है कि ये नंबर 1 पर था कि द कॉटन इंडस्ट्री वाज नंबर 1 अप टू द 1840 1840। इसके बाद क्या हुआ, लोहा और स्टील उद्योग आगे बढ़ने लगा। और लोहा और स्टील उद्योग का आगे बढ़ने का एक और कारण था कि जब रेल का विस्तार होने लगा, रेलवे लाइन का विस्तार होने लगा, तो उस समय में रेल इंजन, बोगी, स्टेशन के निर्माण के लिए, कई तरह के निर्माण के लिए लोहे की जरूरत बढ़ गई। इसलिए अब लोहा और स्टील ये बढ़ने लगा। 1873 ईस्वी आते आते तक ब्रिटेन से, क्षमा चाहूंगा, लोहा और स्टील का निर्यात 7.7 करोड़ पाउंड का हो गया। समझ सकते हैं कितना अधिक तेजी से बढ़ा। लेकिन फिर भी प्रौद्योगिकी में बदलाव में, नए मशीन लगाने में फिर भी संकोच होता था उद्योगपति को कि कहीं सक्सेस ना हो, कहीं फेल्योर ना हो जाए। जो काम सक्सेस होता था, फिर क्या होता था, डिजाइनिंग, महीन कारीगरी ये व्यक्ति ही करते थे। खास आकार, खास डिजाइन वो हाथ से ही किया जाता था। इसलिए उस समय भी श्रमिक पर ज्यादा निर्भरता होती थी। उस समय आश्चर्य लगेगा कि ब्रिटेन में 500 से अधिक प्रकार का हथौड़ा, 45 प्रकार का कुल्हाड़ी, ये सब ऑलरेडी तैयार था। और इसको भी तैयार करने के लिए इंसान की निपुणता, इसमें भी व्यक्ति की विशेषज्ञता की जरूरत थी। अर्थात कि यह हाथ से काम करने के लिए अभी भी ज्यादा लोग इच्छुक थे, जोर देते थे। उद्योगपति को भी अभी भी ज्यादा श्रमिक पर विश्वास था, मशीन पर कम विश्वास था। लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगी, जब मजदूर उसको नहीं पूरा कर पाने लगे, तो स्वाभाविक औद्योगिकरण की तरफ झुकाव बढ़ने लगा, औद्योगिकरण की तरफ, और धीरे धीरे उसमें विशेषज्ञता भी आने लगे। अब आते हैं तो औद्योगिकरण के समय में मजदूर की जिंदगी कैसी थी। फिर क्षमा चाहता हूं, मजदूर की जिंदगी उस समय अच्छा नहीं थी। मजदूर को कार्य ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था। कार्य तभी मिल पाती थी जबकि उनका जान पहचान हो, किसी से उनका लिंक हो, किसी से उनका जुड़ाव हो। अपने ही व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम लगा देते थे और उनको सालों भर काम भी नहीं मिलता था। जब काम कम हो जाता था तो उनको हटा दिया जाता था।
चाल में रहते थे, चौल जिसको कहते हैं, ये रेल बसेरा में रहते थे, काफी कठिनाई से समय गुजारते थे। ठंडा में भी इनको काफी परेशानी होती थी, कई रात उनको भूखे भी सोना पड़ता था। कुछ एक मजदूर ऐसे थे, लगभग 10% जिनकी जिंदगी अच्छा ढंग से गुजर रही थी, जिनको सालों भर काम मिलता था। तो मजदूर की जिंदगी अच्छी नहीं थी। और 1830 में जब आर्थिक मंदी आई तो उस समय 35 से 75% तक बेरोजगारी, 35 से बढ़ करके 75% हो गया। आप समझ सकते हैं मजदूर की जिंदगी कैसी रही होगी। इसके बाद एक स्पिनिंग जेनिंग मशीन आई। ये स्पिनिंग जेनिंग मशीन ऐसी थी कि ये आपका कई कताई का काम, एक साथ में कई कताई का काम वो घूमते रहता था और कताई होते रहता था। इसकी खोज जेम्स हारग्रीव्स ने की। इसको स्पिनिंग जेनिंग, स्पिनिंग मीन्स होता है नाचना, और ये मशीन होता था जिसमें 16 टकुआ, जिसको कहते हैं काटने वाला टकुआ चलते रहता था। एक साथ 16 इसमें काटने का काम होता था, जिसके कारण मजदूर की मांग घटती गई, मजदूर परेशान हो गए। और वहां जो महिलाएं ये काम करती थी, कई बार तो मारपीट पर आ जाती थी, इस मशीन पर हमला तक कर देती थी। लेकिन फिर भी जब ट्रेंड बदलने लगता है, जब आपका समय बदलने लगता है, आज देखिए लोग अमेजन से सामान मंगाना पसंद करते हैं, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाना पसंद करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर मंगाना पसंद करते हैं। दुकानदार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी चलने वाला। अब चूंकि समय परिवर्तन होना था तो वो आज देखिए डिजिटल शिक्षा का युग बढ़ रहा है, आप वैसे ऑनलाइन शिक्षा का युग बढ़ रहा है, तो इसमें चेंजेस लानी ही लानी पड़ेगी। तो ये समय की परिवर्तन की मांग में सबको बढ़ना पड़ता है। तो वैसा ही ये हुआ कि नई नई मशीन आने लगी। अब उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसे हुआ, तो देखिए भारत में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा। भारत में शुरुआत में स्थिति अच्छी थी, कपास और इसमें कपड़े के निर्माण में भारत की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि भारत में महीन किस्म का कपास बनता था। लेकिन धीरे धीरे औद्योगिकरण के युग के आने के बाद ब्रिटेन में भी महीन किस्म का कपास होने लगा, और ब्रिटेन में होने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत में शुरुआत में तो आयात निर्यात की स्थिति बहुत मजबूत थी। 1750 तक भारतीय सौदागर इनका नियंत्रण था, आधिपत्य था। सूरत और हुगली व्यापारिक केंद्र था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, औद्योगिकरण हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, तो अब वहां पर माल ज्यादा बनाया जाने लगा और वो लोग इसमें मोनोपोली लाने लगे। परिणाम हुआ कि यूरोपीय कंपनी भारत में अब आगमन हुआ और भारतीय नेटवर्क जो था वो धीरे धीरे टूटने लगा। आयात निर्यात का जो नेटवर्क था, सूती कपड़ा में जो भारत का दबदबा था, कपास में भारत का दबदबा था, ये धीरे धीरे टूटने लगा। और औद्योगिकरण जब और भी बढ़ी, ब्रिटेन से कपड़ा आने लगा, मशीन से कपड़ा आने लगा, और वो भी अच्छा किस्म का कपड़ा आने लगा, कुछ सस्ता भी आने लगा। तो उस स्थिति में अब सूरत और हुगली से एक्सपोर्ट में नाटकीय कमी आ गई। अब नया यूरोपीय देश ने बंबई और कलकत्ता को सेंटर बना लिया। बंबई को हम लोग कहते हैं अभी मुंबई, और कलकत्ता को कहते हैं कोलकाता। और अब यूरोपीय व्यापारी ने क्या किया, यूरोपीय उद्योगपति ने क्या किया, वो भारतीय राजा महाराजा को एन केन प्रकार घूस लंद फंद इधर उधर, चाहे जो जिससे मांगते थे, जो पीते थे उनको शराब प्रोवाइड किया, जो अयाशी करते थे उनको लेडीज प्रोवाइड किया, और किसी तरह से उसके बाद जो पैसे के लालची थे उनको पैसा दिया। इस तरह से उन्होंने महल में अपना घुसपैठ बना करके उनसे कई तरह की रियायत हासिल कर ली। परिणाम हुआ कि भारतीय लोगों की स्थिति, भारतीय व्यापारी की स्थिति, भारतीय जो थोड़े बहुत उद्योग में लगे हुए थे उनकी स्थिति चरमरा गई, और वो भी अब यूरोपीय कंपनी के हाथों की कठपुतली बन गए। और पुराने व्यापारी घराने जो थे वो एक तरह से ढह चुके थे, और जो कुछ बचे भी थे वो यूरोपीय कंपनी के धीरे धीरे उनको चमचा बनना पड़ा, यूरोपीय कंपनी के पिछलग्गू बनना पड़ा। और इस तरह से भारतीय कंपनी का नेटवर्क टूट गया। और वहां पर भारत में तो कंपनी थी ना, भारतीय कह सकते हैं व्यापारियों का नेटवर्क टूट गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नेटवर्क टूट गया, और ब्रिटेन का, इंग्लैंड का नेटवर्क वो हावी हो गया। तो अभी मैं पहला भाग प्रस्तुत किया हूं, बहुत जल्दी मैं दूसरा भाग भी प्रस्तुत करूंगा। आपको पसंद आया तो भैया सब्सक्राइब करें। जय बिहार जय भारत।